आरजेडी विधानमंडल दल की बैठक में तेजस्वी का ऐलान, विधायकों और जनता के सम्मान के लिए करेंगे संघर्ष। तेजस्वी ने स्पीकर को बताया सरकार की कठपुतली, तो बीजेपी ने किया पलटवार, कहा बहुमत का कद्र नहीं करता विपक्ष। बालू अवैध खनन पर सरकार की बड़ी कार्रवाई, कुल 16 अधिकारी सस्पेंड, जांच में पाए गए थे दोषी। बगहा के धनाग क्षेत्र में तेज कटाव, गाइड बांध का 150 मीटर हिस्सा नदी में बहा, कई गांवों पर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र में रणनीति तय करने के लिए बुलाई गई आरजेडी विधानमंडल दल की बैठक खत्म हो गई। आरजेडी विधानमंडल दल की बैठक को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है। तेजस्वी ने अपने विधायकों और विधान पार्षदों को कहा है कि वह संघर्ष के लिए हर वक्त सजग रहें। तेजस्वी ने कहा कि जनता के मान सम्मान और विधायकों के लिए वो हर संघर्ष करने को तैयार है। पार्टी ने आज विधानसभा में जो स्टैंड लिया है उस पर आगे भी कायम रहेगी। पटना के बिस्कोमान भवन में पहली बार आरजेडी विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ही की और इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी मौजूद रहे। पार्टी के तमाम विधायकों और विधान पार्षदों की मौजूदगी में तेजस्वी ने कहा कि नीतीश सरकार जनता की अनदेखी कर रही है। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था विधानसभा के बाहर, तो हमने तो बताया ही कि जब तक कार्य मंत्रणा की बैठक नहीं बुलाई जाती या बहस नहीं होता, विपक्ष के जो साथी हैं सदन का बहिष्कार करेंगे। क्योंकि वहाँ ना तो जनता की सुनवाई होती है, ना तो कार्रवाई होती है। पढ़ाई, सिंचाई, दवाई, कमाई सब कुछ चौपट हो गया। महंगाई की मार से लोग परेशान हैं और सरकार को जनता की चिंता नहीं, अपनी कुर्सी की चिंता। विधायक दल की जो पार्टी की गतिविधियां हैं और जो उसको लेकर के और सरकार जो हम लोग का सदन चल रहा है और जिस जो हम लोग मुद्दा को छेड़े हुए हैं उसको अपने पार्टी के विधायकों से हम लोगों ने चर्चा करने का काम किया है। आज सदन से कल क्या कुछ होगा? अब तो कल की बात है वो। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने स्पीकर विजय कुमार सिन्हा को सरकार की कठपुतली करार दिया है। उधर मंत्री प्रमोद कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष बहुमत का कद्र करना ही नहीं जानता। आपको बता दें कि सदन के अंदर मारपीट की घटना को लेकर विपक्ष के तेवर काफी तल्ख हैं। विपक्षी सदस्यों ने एकजुट होकर सदन के बहिष्कार का निर्णय लिया है और इनका साफ कहना है कि जब तक सरकार उनकी बात नहीं सुनेगी सदन का बहिष्कार वे करेंगे। आज आसन पे विश्वास भी जताया और पूर्व में भी बोला कि हमको विश्वास है, लेकिन अब कहीं ना कहीं से हमको संदेह हो रहा है कि स्पीकर महोदय मात्र जो है नीतीश कुमार की कठपुतली बन करके रह गया। नीतीश कुमार जी जैसा चाहते हैं वैसा होता है। ये पूरी तरीके से हमको ये बात नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब ये बात आई है, ना जनता की सुनवाई होती है ना कार्रवाई होती है। और आपको बता दें कि बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य पालन मंत्री मुकेश सहनी को ताबड़तोड़ 2 बड़े झटके लगे हैं। पहला झटका उन्हें उन्हीं की पार्टी के विधायक राजू सिंह ने दिया, जब मुकेश सहनी के जो बयान है उसे उन्होंने गलत बता दिया। दूसरा झटका भी उनको लगा है। आपको बता दें कि उन्हीं के पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने भी हमला बोला है, उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। आपको बता दें कि मिश्री लाल यादव उन्हीं के पार्टी के विधायक हैं, वीआईपी के विधायक हैं, वीआईपी के एमएलए हैं और उन्होंने आपको बता दें कि मुकेश सहनी के ही बयान पर एक बार फिर पलटवार किया है और लगातार 2 बड़े झटके सुने हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी अभिषेक ने, आइए सुनाते हैं आपको। है कि अगर कोई नाराजगी है तो इसको जाहिर किया जाना चाहिए, स्पष्ट रूप से बताना चाहिए पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी जी को। देखिए, मैं बता रहा हूं जो बिहार सरकार में मानवर मुकेश सहनी जी मंत्री हैं जी और मैं विधायक हूं जी। मंत्री स्तर पर
सरकार में क्या हो रहा है वो हम लोगों को तो जानकारी है नहीं। जी हम विधायक हैं और विधायक के हैसियत से हम लोगों को उन्होंने मतलब बुलाया जी और उन्होंने कहा जो मतलब सरकार के अंदर सरकार के बाहर हम लोगों की नहीं सुनी जा रही है, हम लोगों को जी मतलब तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, जी। ऐसा उनका मानना था। जी तो हम लोगों ने एक राय किया है, जो हम लोग सभी विधायकों जो 4 विधायक हैं जी मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी हैं, जी वो बैठक में सारी चीजों पर चर्चा हो, जो आखिर क्या हो उसके बाद कोई निर्णय लिया जाए। तो क्या जिस तरह से एनडीए से अलग होने का फैसला मुकेश सहनी जी ने लिया, वो फैसला सिर्फ उनका था? आप पार्टी के विधायकों से कोई राय नहीं ली गई? मतलब एनडीए से अलग होने का फैसला तो नहीं लिया है। नहीं, एनडीए की बैठक से अलग होने का फैसला, एनडीए की बैठक का बहिष्कार का फैसला, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो ये फैसला जो है पूर्व से हम लोगों को मालूम नहीं था। जी हाउस में जो बैठक समाप्त हुई जी उसके बाद मतलब इनका निर्देश हुआ जो हमारे चैम्बर में बैठना है जी और वहीं जाके बैठे और मतलब इस ढंग की बात हुई, पहले से कोई निर्णय नहीं था। तो वहीं बालू के अवैध खनन मामले में बिहार सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आपको बता दें कि 16 अधिकारियों को सस्पेंड किया है। सरकार ने इस मामले में भोजपुर और औरंगाबाद के तत्कालीन एसपी को निलंबित कर दिया है। तो वहीं 4 डीएसपी, 1 अनुमंडल पदाधिकारी, 3 अंचलाधिकारी और 1 एमवीआई को सस्पेंड किया गया है। साथ ही खनन विभाग के 6 अधिकारियों पर भी गाजगिरी है। ईओडब्ल्यू की जांच में ये सभी अधिकारी दोषी पाए गए थे। वहीं बगहा के धनाग क्षेत्र में तेज कटाव की वजह से 215 मीटर लंबा गाइड बांध के 150 मीटर का हिस्सा नदी की धारा में बह गया। कटाव से गाइड बांध के निचले हिस्से में बसा नौका टोला गांव के अस्तित्व पर अब खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें कि कई हफ्तों से कटाव जारी है। वहीं सिंचाई विभाग मामले की लीपापोती करने में जुटा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सिंचाई विभाग बाढ़ को आमंत्रित करता है। नौका टोला के ग्रामीणों के लाख विरोध के बाद भी सिंचाई विभाग अपनी मनमानी रवैये से बाज नहीं आ रहा। आज हुआ है 12 बजे से शुरू हुआ है और इसको सुरक्षा करने के लिए बैम्बू रोल और कुपाइन टीएस पर स्लोपिंग बेड बार बनाया जा रहा है। अभी तत्काल स्थिति नियंत्रण में है। कैसे पता चला है सर कि कटाव यहाँ पे हो रहा है? निरीक्षण क्रम में मैं तो यहीं था। सुपौल में प्रगतिशील बाल विकास संस्थान के अंतर्गत प्रगतिशील बाल विद्यालय का शुभारंभ संस्था के निदेशक ने किया है। तो वहीं विद्यालय संचालन के लिए सेविका पद के लिए पूजा कुमारी और सहायिका पद के लिए रीता देवी को नियोजित किया गया। आपको बता दें कि इस मौके पर वृक्षारोपण भी किया गया है। तो वहीं संस्था के निदेशक सुरेश प्रसाद मेहता ने एक सेंटर पर कम से कम 15 से 20 बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का बीड़ा उठाया। निदेशक ने कहा कि संस्था का मुख्य उद्देश्य सामाजिक क्षेत्रों में जागरूकता फैलाना है। कार्यक्रम प्रगतिशील बाल विकास संस्थान के द्वारा पर्यावरण पे जो काम हमारे वॉलंटियर कर रहे हैं, प्रत्येक गांव में जाके प्रत्येक वार्ड में पर्यावरण पे जागरूक करते हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाना चाहिए। मझौड़ी के जगपुरा गांव में पति ने तलवार से अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि महिला नौकरी से छुट्टी लेकर अपने ससुराल पहुंची और इसी दौरान उसके पति ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक पत्नी जूली कुमारी बिहार पुलिस के बीएमपी 5 पटना में सिपाही के पद पर कार्यरत है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। तो वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि किस तरीके से पति की हैवानियत सामने आई है। आपको बता दें कि पत्नी जूली कुमारी पटना में बीएमपी 5 में सिपाही के पद पर कार्यरत है और छुट्टी लेकर वो अपने ससुराल पहुंची और इस दौरान उसका पति ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। आपको बता दें कि तलवार से उसे बार बार उस पर हमला किया गया, जिसके बाद वो
बुरी तरीके से जख्मी हो गई। उसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। तो वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। पूरा तलवार से मार के फाड़ बहुत दर्द रहा। पहले ले जाओ सीधे हॉस्पिटल में, पहले इलाज कराओ, कहीं प्राइवेट में तत्काल में दिखा लो आप। नालंदा के लहेरी थाना क्षेत्र में कलयुगी बेटे ने अपनी मां की रस्सी से गला घोटकर हत्या कर दी। मृतका के दामाद ने बताया कि संपत्ति विवाद में बेटे ने मां की गला दबाकर हत्या की है और उसे आत्महत्या में तब्दील करने के लिए छत पर रस्सी से लटका दिया। इधर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका की बेटी का बयान दर्ज कर लिया है और वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। सखी देवी उनको जो है पुत्र जो है घाटी लगा करके मार दिया। किस लिए? कुछ नहीं, मैंने बेटी लोग जो है इनका इलाज वगैरह कराती थी, इनसे इनको डर हो गया कि भाई संपत्ति लिखा लेगा या कुछ नहीं, इसके कारण जो है हत्या कर दिया। गया में पहले प्यार और फिर शादी का झांसा देकर प्रेमी ने युवती के साथ 10 सालों तक यौन शोषण किया, फिर शादी से इनकार कर दिया और अब न्याय की गुहार लगाने एसएसपी कार्यालय युवती पहुंची। ताजा मामला गया जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है। युवती ने बताया कि 10 सालों से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रेमी ने उसके मांग में सिंदूर भरकर उससे शादी भी की, लेकिन अब लड़की का आरोप है कि प्रेमी उसकी पिटाई करता है और रेप करवाने की धमकी देता है। इसके साथ यह आरोप भी लगाया गया है कि प्रेमी ने दूसरी युवती से शादी कर ली। अब पीड़िता की इंसाफ की मांग कर रही है और न्याय न मिलने पर आत्महत्या करने की भी बात कर रही है। मेरे साथ एक लड़का ने कुछ सालों से यौन शोषण किया और उस समय हम नाबालिग थे, नासमझ थे। शादी का झांसा देकर यौन संबंध किया मेरे साथ। फिर शादी के बारे में बोलते रह गया कि हम करेंगे, सब कुछ मेरे साथ किया। कब से था फिर आप लोग का? 9-10 साल से। 9-10 साल से। और 3-4 साल पहले लड़का सिंदूर भी हमको दिया, लेकिन उस समय हम फोटो नहीं भेजे, सिर्फ लड़का ही भेजा, हम अकेले थे उस समय। सहरसा जिले के सौर बाजार थाना से अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह के पास भाई बहन पहुंचे जो अपनी मां से लगभग 10 सालों से अलग हैं। युवक गौतम कुमार ने बताया कि वो और उसकी बहन 10 सालों से अपनी मां से दूर रह रहे हैं और उसके पिता के घर में कोई भी उन्हें रहने नहीं देता। लेकिन हाल में जब वो अपनी मां से मिलने गांव पहुंची तो उनकी मां लापता है। पूछे जाने पर पिता और चाचा ने जान से मारने की धमकी दी है। पटना सिटी के अगमकुआ थाना इलाके के आईओसी कॉलोनी में बिजली के तार के संपर्क में आने से पिता और बेटे की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने गांधी सेतु मार्ग NH-19 पर शव को रखकर घंटों यातायात को बाधित किया और मुआवजे की मांग की। बताया जा रहा है कि बिजली का तार टूटकर पानी से गिरा हुआ था, जिसके कारण यह घटना घटी। जा रहे थे शायद, ट्रैक्टर पलट गई, एक आदमी उसमें दबा गए। कारण क्या पता है? बिजली के तार से करंट हो गया, करंट के चलते दोनों आदमी की मौत हो गई। उसके बाद ये लोग क्या कर रहे हैं? उसके बाद ये लोग अपना मुआवजा की मांग कर रहे हैं, बिजली विभाग के SDO को बुला रहे हैं, बनवाना चाह रहे हैं, मुआवजा की मांग कर रहे हैं। NH को जाम कर दिए गए। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। रक्तदान जीवन दान। आइए हम सब निवेदा अस्पताल के रक्तदान महाशिविर का हिस्सा बने, क्योंकि आपके द्वारा किया गया रक्तदान कई जिंदगियां बचा सकता है। 25 से 29 जुलाई तक रक्तदान का महाशिविर। निवेदा ब्लड सेंटर में एक रक्तदान का महाशिविर आयोजन करने जा रहा हूँ। हमारा पता है निवेदा हॉस्पिटल G44 PC कॉलोनी नियर पार्क नंबर 22 मेन रोड कंकरबाग पटना। हमें संपर्क करें 095043135597। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान?
या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका DTV भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप के छात्रों की। पटना यूनिवर्सिटी के PU के स्कॉलर छात्रों का भविष्य अधर में लटका है। कोरोना के साए के बीच उनका भविष्य इस कदर अधर में लटका है कि वो अपनी फाइल को आगे बढ़ाने की मांग लगातार सरकार से कर रहे हैं, लेकिन उनकी स्कॉलरशिप जो है वो अब तक नहीं मिल पा रही और इसको लेकर छात्र खासे नाराज हैं। इस पर देखिए एक रिपोर्ट। करीब 1.5 साल हो चुके हैं देश को कोरोना महामारी का शिकार हुए। इन 1.5 सालों में देश ने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ झेला। लाखों लोगों की जान गई, देश की अर्थव्यवस्था गिर गई, कई लोग बेरोजगार हो गए, बेघर हो गए, अनाथ हो गए। और इस महामारी ने देश में उथल पुथल मचा दिया और इसका सबसे बड़ा असर देश की शिक्षा व्यवस्था पर भी पड़ा। वो छात्र जो हमारे देश का भविष्य हैं, उनके जीवन में अंधेरा छा गया। पटना यूनिवर्सिटी के PhD शोधार्थी भी बेहद परेशान हैं। उनकी परेशानी का कारण है उनका भविष्य जो अधर में लटक चुका है। जून 2021 में जिन रिसर्च के PhD शोधार्थी स्कॉलर्स को अपनी थीसिस जमा करनी थी, वो कोरोना के कारण अपने विषय पर काम नहीं कर पाने के साथ ही कोरोना की दूसरी लहर से भी प्रभावित हुए और थीसिस नहीं जमा कर सके, जिसकी वजह से वो परेशान हैं और डिप्रेशन में जा रहे हैं। मुझे जून 2021 में अपना रिसर्च पेपर सबमिट करना था, लेकिन यूजीसी की तरफ से जो इससे पहले नोटिस आया था जिसमें रिसर्च स्कॉलर्स को एक्सटेंशन दिया गया था, जिसमें कोविड-19 को एक बेस बनाया गया था। रिसर्च स्कॉलर्स ने क्योंकि काफी समय से अपना रिसर्च सही तरीके से वो कंडक्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए वो बाहर नहीं जा सकते थे, एकेडमिक जो भी फैसिलिटीज होती है वो भी हम अवेल नहीं कर पा रहे थे, प्राइमरी डेटा कलेक्शन करना तो और मुश्किल की बात थी। तो ऐसे में ये ग्राउंड बनाते हुए यूजीसी ने कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ बैचेस को एक्सटेंशन दिया था। हम लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो शायद हमारे लिए भी एप्लीकेबल है। जून 2021 के PhD स्टूडेंट्स के साथ यूजीसी का ये व्यवहार बिल्कुल समझ के परे है। उन्होंने अभी तक हमें कोई भी एक्सटेंशन ग्रांट नहीं की है। हमारी यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी ने उन्हें 2 बार इस संदर्भ में ईमेल किया है, लेकिन यूजीसी ने अभी तक उन्हें कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। मैं ये बताना चाहूंगी, हमारे टर्म के जो लास्ट 3 मंथ्स थे, अप्रैल, मई, जून, और कोरोना का सेकेंड वेव वो साइमल्टेनियस था। तो हमें इसी ग्राउंड पे एक्सटेंशन जल्द से जल्द ग्रांट की जाए। यूजीसी से यही निवेदन है कि वो हमारा एक्सटेंशन जल्द से वहीं कॉलेज प्रशासन का कहना है कि स्कॉलर्स की मांग को लेकर यूनिवर्सिटी ने पहले यूजीसी सेक्रेटरी को अप्रैल में मेल कर क्लैरिटी मांगी थी। साथ ही राज्य की परिस्थितियों का हवाला देते हुए एक्सटेंशन की बात भी की थी, लेकिन अप्रैल के बाद जून में रिमाइंडर लेटर मेल करने के बावजूद यूजीसी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। जो यूनिवर्सिटी ने अपना नोटिफिकेशन किया है वो यूजीसी का लेटर पर आधारित है। सबसे पहले यूजीसी ने 3 दिसंबर को एक पत्र जारी किया था कि दिसंबर 2020 में
जिनको जमा करना है थीसिस, उसके लिए 6 महीना का एक्सटेंशन दिया गया था जून 2021 तक। अब शोधार्थियों का कहना है कि या तो यूजीसी देश भर के छात्रों का हित देखते हुए सभी को एक्सटेंशन दे, नहीं तो पटना यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलर्स के भविष्य को देखते हुए उनके एक्सटेंशन को कम से कम 6 महीने आगे बढ़ा दे, ताकि वो अपना रिसर्च पूरा कर सके। अब देखना ये होगा कि छात्रों के इस मांग पर यूजीसी और पटना यूनिवर्सिटी कितना अमल कर पाती है। पटना से संवाददाता निषेध ठाकुर की ये रिपोर्ट। चलिए बढ़ते अब झारखंड की तरफ। झारखंड सरकार राज्य को इथेनॉल उत्पादन में अग्रणी बनाने की कवायद में जुटी है और इसके लिए उद्योग विभाग ने स्टेक होल्डरों के साथ मंगलवार को झारखंड इथेनॉल प्रोडक्शन एंड प्रमोशन पॉलिसी 2021 के तहत गहन विचार विमर्श किया। उद्योग सचिव पूजा सिंघल ने विभाग की पॉलिसी रोड मैप के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 7 पॉलिसी को अगले 2 माह के भीतर स्वीकृति दिलाई जाएगी। साहिबगंज के सीएचसी में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों ने अनुमंडल पदाधिकारी के बयान के विरोध में काला बिल्ला लगाकर आक्रोश जताया। बता दें कि सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार के साथ अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा अभद्र व्यवहार किए जाने को लेकर चिकित्सा कर्मियों ने रोष व्यक्त किया है। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संतोष टूडू ने कहा कि जब तक अनुमंडल पदाधिकारी लिखित रूप से सीएस से माफी नहीं मांगते तब तक चिकित्सा कर्मियों का विरोध जारी रहेगा। निरसा में गुप्त सूचना के आधार पर मैथन थाना क्षेत्र में एसडीपीओ निरसा और जिला खनन निरीक्षक ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर अवैध रूप से पत्थर लदे गाड़ियों को जब्त किया। बता दें कि निरसा क्षेत्र में लगातार खनन विभाग की ओर से छापेमारी की जा रही है, बावजूद इसके क्षेत्र में अवैध बालू और पत्थर माफिया सक्रिय है। तो बता दें आपको कि यहां पर अवैध खनन के बारे में लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन फिर भी बताया जा रहा है कि इलाके में बालू माफिया और पत्थर माफिया जो है वो सक्रिय है। इसको लेकर लगातार जिला प्रशासन की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जब कार्रवाई की जा रही तो इस तरीके से हालात इलाके के क्यों हैं। तो वहीं गुमला में 2-2 लाख के इनामी नक्सली लाजिम अंसारी और रांथू उरांव पर पुलिस का शिकंजा कसने लगा है। तो वहीं दूसरी ओर सरकार ने आत्मसमर्पण नीति के तहत मुख्यधारा से जोड़कर नया जीवन जीने के लिए सरकार से पुनर्वास नीति के तहत सुविधा दी है, जिसको लेकर पुलिस माओवादियों के घर आत्मसमर्पण की बात कही गई। एसपी हरदीप पी जनार्दन के निर्देश पर पुलिस दलबल के साथ माओवादी के एरिया कमांडर पंसो गांव में लाजिम अंसारी और कुल्ही गांव निवासी रांथू उरांव के घर पहुंचे और आत्मसमर्पण के लिए कहा। उग्रवादियों का माओवादियों का सफाया के लिए कई स्तर पे अभियान चलाया हुआ है। या तो सरेंडर करे या नहीं तो उसको दूसरे ढंग से यहाँ काम नहीं करने दिया जाएगा। इसी अभियान के तहत गांव गए थे। लाजिम अंसारी के गांव पंसो है, उसके बीवी बच्चे से मुलाकात हुई। उनको समझाया गया कि उसको मुख्य धारा में बोलिए सरेंडर करने। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए जीटीवी भारत। नमस्कार।